आज तक जब भी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार से उनके देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में कोई भी सवाल पूछा गया है, उनका जवाब क्या रहा है? सब ठीक ठाक है, सब चंगा सी। लेकिन पूरी दुनिया के सामने वो रोहिंग्या शरणार्थी उनके मानवाधिकारों की बातें करते हैं। दुनिया भर में जो कुछ भी घट रहा है, जो जुल्म किए जा रहे हैं, उस पर खूब आंसू बहाए जाते हैं। आज भी बांग्लादेश के सलाहकार यानी कि मोहम्मद यूनुस ने अपने एक स्टेटमेंट में ऐसा ही किया। तो आइए आज फिर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के मौके का ही उपयोग करते हैं बांग्लादेश में मानवाधिकारों की सच्ची तस्वीर दिखाने के लिए। बांग्लादेश के मौलाना सही कह रहे थे, वो बिल्कुल नहीं डरते, उन्हें किस बात की परवाह है। कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मतलब जब यूनुस सरकार को ही अल्पसंख्यकों की परवाह नहीं है तो कट्टरपंथी जमात को और इन मौलानाओं को किस बात की परवाह है। तभी तो वहां इस्कॉन के मंदिरों को मिटाने की धमकी खुल्लम खुल्ला दी जा रही है। और तो और अब कह रहे हैं कुछ लोग कि अब सिर्फ तलवारों की भाषा बोली जाएगी। तो सोचिए, एक तरफ वो चिट्ठी जो कि मोहम्मद यूनुस लिख रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे, कह रहे हैं कि किसी के ऊपर भी अगर आघात होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। तो बांग्लादेश की जमीन से ही इस्कॉन के मंदिरों का नामो निशान मिटाने की तकरीरें दी जा रही हैं। एक तरफ इस तरह की जुबानी नफरत फैलाई जा रही है तो दूसरी तरफ मंदिरों और हिंदुओं को मिटाने को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसे लेकर मैं आपको बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले का सबसे नया डेटा भी दिखा देती हूं। बांग्लादेश में कुल 8 डिवीजन हैं। इनमें खुलना में हिंदुओं पर हमले की सबसे ज्यादा घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं। यहां 295 घरों और कारोबारी ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर है रंगपुर का डिवीजन, जहां 219 अल्पसंख्यक ठिकानों को नष्ट किया गया, जबकि मेमन सिंह डिवीजन में 183 ठिकाने बर्बाद कर दिए गए। राजशाही में 155 धार्मिक इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। अब बात करते हैं ढाका डिवीजन की। यहां हिंदुओं की 79 संपत्तियों को अभी तक तहस नहस किया गया और ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। 12 साल में 68 ठिकाने तबाह किए गए हैं। तो चटगांव में 45 भवनों को जमींदोज कर दिया गया। सबसे कम ऐसी घटनाएं हुई हैं सिलहट में और वहां भी 25 ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। खासकर मंदिरों पर हमले की बात करें तो मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई, वहां आग लगा दी गई। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। सतखीरा जिले के जैसोखरी काली मंदिर में तो हद ही हो गई। आपको याद होगा, हमने यहीं आपको दिखाया था कैसे सिद्ध पीठ में दिन दहाड़े मां काली का सोने का मुकुट चुरा लिया गया। वो मुकुट जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चढ़ावे में दिया था। चटगांव में तो अनेक हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई, उनमें आगजनी की गई। ढाका में भी ढाकेश्वरी मंदिर पर हमले की धमकी दी गई, लेकिन पुलिस और सेना ने बची खुची साख बचाने की खातिर कम से कम इस मंदिर को तो अभी तक बचाए रखा है। पटुआखाली जिले में हमलावरों ने हिंदुओं के घरों और उनके मंदिरों में आग लगाई। दिनाजपुर में भी एक नहीं बल्कि अनेक घरों और मंदिरों को जलाया गया। सिलहट जिले में कई हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। ये तो चंद मिसालें हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की ऐसी हजारों तस्वीरें दुनिया देख चुकी है, पर जब हमारे विदेश सचिव ने यह मुद्दा कल एक मीटिंग में उठाया तो उनसे कहा गया कि यह हमारा आंतरिक मामला है। बांग्लादेश के मामलों में भारत को नहीं पड़ना चाहिए और वैसे भी हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये आंकड़े यूनुस सरकार को झूठे लगते हैं। हिंदुओं पर हमले के जुबानी दावे नहीं बल्कि पुख्ता सबूत हैं, फिर भी उनकी नजर में ये सब फेक न्यूज है। आलम यह है कि विश्व मानवाधिकार दिवस पर भी वो सच से मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा को देखकर अब दुनिया भर के लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक लोग और आम लोग बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को बचाने की गुहार लगातार लगा रहे हैं। आज भारत में शहर शहर एक बार फिर से ये विरोध प्रदर्शन देखा गया। कोलकाता, जम्मू, लखनऊ, देहरादून, रांची और ये तो कुछ एक बानगी हम आपको दिखा पा रहे हैं। इन तमाम शहरों में लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए भारत सरकार से दखल देने की अपील की।
बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से वहाँ ये दुर्दांत आतताई मानवता को रौंदते हुए हिंदुओं के साथ बर्बर व्यवहार कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ जो माताओं बहनों बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ हिंदुओं के धर्मस्थल जलाए जा रहे हैं, वहाँ हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इसके बाद भी ये जो बड़े मानवाधिकार संगठन हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये जो दुनिया में अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताता है, अमेरिका है, इन सब की जो ये कुंभकर्णी नींद है उसको तोड़ने के लिए आज ये यहाँ पूरी दिल्ली का समाज इकट्ठा हुआ था। भारत सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाई जी को कि इस मसले पर वो पहले ही इस पे उन्होंने कल फॉरेन सेक्रेटरी को बांग्लादेश भेजा था और इसको इंटरनेशनल इशू बनाया जाए, यूनाइटेड नेशन में इस मसले को लिया जाए और UNHRC में लिया जाए, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जाए और उनको बचाया जाए। जो लगातार बांग्लादेश में स्ट्रेटेजिकली हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उनके धर्मस्थलों को तोड़े जा रहे हैं, आग लगाया जा रहा है, वहाँ की नारियों का अपमान हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को आग के हवाले किया जा रहा है, वहाँ जो दरिंदगी है वो तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। लोगों में आक्रोश भले से ही हो, लेकिन इन तस्वीरों और तकलीफों की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को क्या परवाह। उन्हें अपने देश की कट्टरपंथी जमात को खुश करने की चिंता है, ये उनका एजेंडा है और ये बिल्कुल साफ है उनके सामने। क्योंकि ऐसे में अब वो भारत विरोध के नाम पर हर वो फैसला ले रहे हैं जो उनकी सत्ता कायम रखने में कारगर हो, भले से ही वो हिंदुओं के खिलाफ कोई एक्शन हो या फिर भारत के खिलाफ। और इस सिलसिले में अब भारत के बजाय पाकिस्तान से आलू प्याज खरीदने की सरकार तैयारी कर रही है। बांग्लादेश अब तक आलू और प्याज के लिए भारत पर ही निर्भर रहा है। पिछले साल बांग्लादेश ने भारत से 1200 करोड़ रुपए में करीब 7.25 लाख टन प्याज खरीदा, जो एक साल पहले करीब 6.25 लाख टन था। वहीं पिछले साल भारत ने बांग्लादेश को 3.5 लाख टन आलू का भी निर्यात किया। लेकिन अब वहां की अंतरिम सरकार पाकिस्तान, तुर्की, चीन, इजिप्ट और यूरोपीय देश जर्मनी और स्पेन से आलू प्याज खरीदने पर विचार कर रही है। बांग्लादेश के अधिकारियों की दलील है कि भारत से उसे आलू प्याज की खरीद बेहद महंगी पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भारत से तो ट्रकों के जरिए ही आलू प्याज समेत दूसरी चीजें बांग्लादेश पहुंच जाती थी, लेकिन उसे बाकी देशों से इनके आयात के लिए समुद्री मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे में उसके खजाने पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये आप सोच ही सकते हैं। कहा उन्हें कुछ किलोमीटर की दूरी ट्रक पर तय करनी थी और अब उन्हें पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते श्रीलंका होते हुए अपना आलू और प्याज बांग्लादेश तक ले जाना पड़ेगा। इसे पागलपन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। भारत से किनारा करने के चक्कर में बांग्लादेश की सरकार अपनी ही आवाम पर महंगाई का हंटर चलाने की तैयारी में है। इसीलिए तो कहते हैं आ बैल मुझे मार। क्या अंतरिम सरकार और क्या कट्टरपंथी या फिर सियासी जमात, सबके सब भारत विरोध में हद पार करने में जुटे हुए हैं। बीएनपी के नेता रूहुल कबीर, उनकी एक तस्वीर हमने कल भी आपको दिखाई थी, उन्होंने भारत के सामान पर प्रतिबंध लगाने के लिए अब जयपुर की बेडशीट में सरेआम आग लगा दी। इससे पहले वो घोषणा कर चुके थे कि वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को भारत से अलग कर देंगे, वो चिकन स्नैक पर कब्जा कर लेंगे। और सबसे पहले इस सब की शुरुआत उन्होंने की थी अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी में आग लगा के। तो ऐसी नफरत है, ऐसा गुस्सा है कि अब एक जयपुरी रजाई और साड़ी उसका शिकार बन रहे हैं। जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश में नरसंहार किया, उससे मोहब्बत, और जिस भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया, जिसने उसकी बंगाली अस्मिता को सुरक्षित रखा,
उससे इस कदर की नफरत कि अब वो पागलपन में तब्दील होती जा रही है। कई लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन आज के बांग्लादेश का सच यही है। अब तो खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक और बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। इस साजिश का सूत्रधार पाकिस्तान है, लेकिन मोहरा बांग्लादेश। सूत्रों के मुताबिक भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय जवानों पर हमले की साजिश रची जा रही है। इस साजिश में बांग्लादेशी आतंकी संगठन हरकतुल जिहाद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI शामिल है। इसके लिए जेल से फरार 50 अपराधियों और आतंकियों की एक टीम बाकायदा गढ़ी गई है। इन आतंकवादियों को ISI ने ट्रेनिंग दी है। पाकिस्तान हथियार, पैसे और ट्रेनिंग से बांग्लादेशी आतंकियों की मदद कर रहा है और इस पूरी साजिश में पाकिस्तान समर्थक बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन जमात-ए इस्लामी भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक इन आतंकी प्लान में अंतरिम सरकार के 3 सलाहकार शामिल हैं। अब ये आतंकी बॉर्डर पर भारतीय जवानों पर हमले या फिर उन्हें उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि भारत और बांग्लादेश में तनाव बढ़े और आपसी रिश्ते और भी खराब हो जाएं। फिलहाल जानकारी मिलते ही बॉर्डर पर भारतीय जवान अलर्ट हो गए, ताकि वक्त रहते इन मंसूबों को नाकाम किया जा सके। मोहम्मद यूनुस और भारत की प्रबल समर्थक रही शेख हसीना में सियासी दुश्मनी दुनिया जानती है। फिलहाल तख्ता पलट के बाद हसीना भारत में है, तो बांग्लादेश में सत्ता की कमान यूनुस के हाथ में है। ऐसे में सवाल ये कि क्या यूनुस ने हसीना से बदले की खातिर कट्टरपंथियों को खुली छूट देने का फैसला कर लिया है, या फिर वो बदले में इतने अंधे हो गए हैं कि वो खुद अपने ही देश की जनता को महंगाई में धकेलने के लिए भी तैयार है। भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए बांग्लादेशी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत किसी भी सूरत में अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार देती है, तो मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेशी आवाम को वो दिन नहीं भूलने चाहिए जब पाकिस्तान ने 1947 से 1971 तक बंगाली आवाम पर जुल्म ढाए थे, और वो भारत ही है जिसने बांग्लादेश को उस जुल्म से आजाद कराया।